भैया आ रहे हैं, रुको। अरे आ रहे भाई। अरे आ गया तू, चल अच्छा किया। अब खाना खा ले, और हाँ, अब जाते ही लैपटॉप में जाकर मत बैठ जाना। हेलो, नमस्कार मैम, मैं निकी बोल रही हूँ ट्रिंक फोन की तरफ से। अरे भैया काहे परेशान कर रहे हैं? कह रहे हैं ना कि हमको कुछ नहीं चाहिए। रखिए फोन। फिर फोन किए, फिर फोन किए। कह रहे हैं ना मत करिए फोन। हेलो, मैं विवेक के कॉलेज से बोल रहा हूँ। आप कौन? जी नमस्कार, हम विवेक की मम्मी बोल रहे हैं। मैडम जी, आप जल्दी से कॉलेज आ जाइए, अभी तुरंत। काहे? क्या हुआ? वो हम आपको फोन पे नहीं बता सकते, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। विवेक तो ठीक है ना? हेलो सुनिए सुनिए। हे भोलेनाथ, हम विवेक ठीक हो। हे भोलेनाथ, हाँ सविता, क्या हुआ? विवेक के कॉलेज से फोन आया था, बुलाए। हमको लगता है विवेक को कुछ हो गया। क्या बोल रही हो तुम? कहाँ हुआ विवेक को? हम जा रहे हो, आप भी जल्दी आइए। हम तुरंत छुट्टी लेके पहुंच रहे हैं। हाँ जरा जल्दी कहिए जी। भैया जी जरा जल्दी चलाइए ना। को कहीं देखे? नहीं जा सकते। समझिए मैडम। बेटा क्या हुआ इसको? देखिए अपने आप को संभालिए। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, जब तक पुलिस नहीं आ जाती आप इसे नहीं छू सकते। सब कैसे हो गया? अरे क्या नहीं संभालिए को कितना देखिए अपने आप को संभालिए। हेलो सर प्लीज सर ऐसा मत कीजिए सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर मैं कुछ करता हूँ ना। हेलो पुणे को जैसे किसी की नजर सी लग गई थी। पिछले 6 महीनों में पुणे में ये 7वीं बार सुसाइड की कोशिश की गई थी। क्या था ये? पढ़ाई का दबाव या कोई बाहरी प्रेशर? ये उम्र वैसे भी मुश्किलों भरी होती है। एक तरफ सब कुछ नया करने का जोश होता है और दूसरी तरफ अपने आप को सेटल करने की फिक्र। क्या इसी कश्मकश का शिकार हो रहे थे स्टूडेंट्स या फिर मामला कुछ और ही था?
हमारे कॉलेज स्टूडेंट विवेक मिश्रा ने टेरेस से छलांग मार दी है। अभी कंडीशन कैसी है? अभी ट्रीटमेंट चल रही है। पेरेंट्स? जी। देखिए, जो कुछ भी हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये सब हो कैसे गया। अच्छा, याद करके बताइए, किसी बात को लेकर विवेक परेशान था क्या, या फिर उसके बिहेवियर पे कोई बदलाव? नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब से वो नया कॉलेज में गया था तो कहता था सब बच्चा लोगों के पास महंगा फोन है, लैपटॉप है, उनको भी चाहिए। बहुत समझाया उसको, तो नहीं माना, जिद पकड़ लिया, ऋषि आके बैठ गया। तब उसकी माँ ने, ये लो मम्मी। ला, ये सब सामान ना जाकर बाजार में बेचा ना, ये तुम्हारी नानी दी थी, इतना दिन से संभाल के रखे थे। अब कोनो जरूरत नहीं, तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमरे लिए और कोनो चीज नहीं। जाओ, सब ले जाओ। हम ठीक है। और सुन, एक मिनट। हाँ, ये तुम्हारी नानी का पांदान है, इमे वो मीठा सुपारी का टुकड़ा ना काट काट के भर दिया करती थी, और हम बच्चे लोग जब भी मौका मिलता था ना चट कर जाते थे। बहुत मार खाए हैं हम और तुम्हारे मामा ना ई पांदान की सुपारी के लिए। बेटा इसको भी ले जा। मम्मी, अपना इसे रहने दो। अरे काहे, अब ऐसा बात करेगा ना तो सब बर्तन का कोनो ना कोनो किस्सा बता देंगे। जाओ, जाकर ले जा बच्चों, बस तुम पढ़ लिख जा, सब काम सफल हो जाएगा। ठीक है। जा बेटा। बर्तन बेचकर उसने नया फोन लिया था। बहुत खुश था हमारा बबुआ जब उसने नया फोन लिया था। सब फूल पत्ती का फोटो खींचेगा, हमारा नहीं खींचेगा का? अरे मम्मी, आपकी फोटो खींच के क्या करूंगा? कॉलेज में कोई देखेगा तो? काहे? तुमको शर्म आता है कि हम तुम्हारी माँ हैं? अरे नहीं मम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं बोल रहा था कि जो दिल में रहता है उसकी फोटो खींचने की क्या जरूरत। अब आप इतना बोल रहे हो, मैं आपकी एक फोटो खींचूंगा। ठीक है? करो, बात नहीं करो, मैं हम तो नहीं मम्मी, एक फोटो, एक प्लीज। ऐसे वाला, ऐसे करो जैसे आप करती हो हमेशा। ये देखो, ये तो बिल्कुल हीरोइन वाला पोज है। कुछ भी पकता है। मम्मी फोन दिलाया तो खाली मम्मी का फोटो खींचोगे, हमारा नहीं? फोटो में हम भी बहुत अच्छे लगते हैं भाई, खींचो। पापा, आपकी ना फोटो मैं आपकी यूनिफॉर्म के साथ खींचूंगा। सेठ जी के बंगले पे, वो बड़ी वाली गाड़ी है ना व्हाइट वाली, उस पे खींचूंगा। एक पापा ऐसे, इस तरह से, इस तरह। ये देखो, ये वाली। अच्छा सुन बेटा, हाँ जी। तू घर जाएगा कि हमारे साथ ही चलेगा? पापा, मैं थोड़ी देर रुकता हूँ ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। फोन पे क्या कर रहा है ये देखने के लिए चुपके से उसके पीछे गए तो देखा कि वो हमारा फोटो डिलीट कर रहा है। दुख तो हुआ, उसको अपने ही माँ बाप से परेशानी हो रही थी, जाने क्या हो गया था उसको। बहुत कीमत लगाने लगा था हर चीज का, बहुत भाव में फर्क करने लगा था। पापा, मम्मी ने तो लड्डू दे दिए, आप क्या लाए हो हमारे बर्थडे के लिए? तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा बर्थडे सिर्फ तुम्हारी मम्मी को याद रहता है? ये देखो। थैंक यू पापा। अरे ये तो बिल्कुल सस्ती सी घड़ी है पापा, इसकी तो कोई कीमत भी नहीं होगी। बेटा, कुछ चीज कीमत से नहीं प्यार से आकी जाती है, समझे? भावना देखो, भाव नहीं। मैडम, हम उसको हरदम डांटते समझाते रहते,
पर इसमें उसका भी कौन दोष? ये जमाना ही ऐसा है, यहाँ गरीब का कौनो जगह नहीं है, अपनों के दिल में भी नहीं। कल उससे कोई बातचीत हुई थी आप लोगों की जो हर रोज से अलग हो? विवेक कॉलेज जाने से पहले कभी पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन कल। अरे विवेक बेटा, नाश्ता किए कि नहीं? विवेक टीका नहीं लगाओगी? काहे नहीं लगाएंगे? वो तो रोज टीका नहीं लगाता ना, तो इसलिए नहीं लगाया। खुश रहो बेटा। मालूम होता कि ये सब करेगा तो कभी नहीं जाने देते को। मत्ती मारी गई थी हमने, जो वो को जाने दिए, नहीं जाने देना चाहिए था, नहीं जाने देना चाहिए था। कभी कभी बाहर की चकाचौंध भरी दुनिया से हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमें अपने घर में अंधेरा दिखाई देने लगता है। दूसरों के करीब आने की कोशिश में हम अपनों से दूरियां बढ़ा लेते हैं। ऐसा ही कुछ बदलाव विवेक में भी आया था। उसमें आया यह बदलाव क्या एक संकेत था उसके अंदर बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट का? क्या रईसों के बच्चों के साथ अपने आप को रईस दिखाने की कोशिश में विवेक वाकई अपनी जमीन भूल गया था? या कॉलेज के माहौल के पेयर प्रेशर के सामने वो घुटने टेकने लगा था? या फिर उसकी संगत गलत लोगों के साथ हो गई थी और वो गलत राह पर निकल पड़ा था? कई सवाल सर उठाए खड़े थे, लेकिन इनका जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस कड़ियां जोड़ने में लगी थी। विवेक बड़ा शार्प और स्टूडियस लड़का है। हमारे कॉलेज के चंद उन स्टूडेंट्स में से है जो स्कॉलरशिप लेके पढ़ाई कर रहे हैं, और उनके फादर कोई आईटी कंपनी में सीएफओ के यहाँ ड्राइवर है, और उनके बॉस विवेक की पढ़ाई में फाइनेंशियली हेल्प भी करते हैं। विवेक टेरेस कैसे पहुंचा? इस कॉलेज का टेरेस हमेशा खुला रहता है? नॉर्मली तो टेरेस बंद ही रहता है, पर कभी कभी सफाई के लिए खोलना पड़ता है। रानी जरा टेरेस चेक करो। अच्छा एक बात बताइए, पिछले कुछ दिनों में ऐसी कोई घटना घटी थी जिसकी वजह से विवेक को बुरा लगा हो या ऐसा कुछ? नथिंग एज सच। स्टूडेंट्स थोड़ी बहुत शरारत तो कर ही लेते हैं। अब हाल ही में प्रोफेसर जोशी ने उसकी और मेहुल की कंप्लेंट मुझे की थी। कोई प्रोजेक्ट के बारे में थी वो। प्रोफेसर जोशी से मिल सकते हैं? हाँ श्योर। प्रोफेसर जोशी को कैबिन में भेजो। सर विवेक कुछ टाइम से अपसेट था, पर किस कारण से अपसेट था ये पता नहीं। शायद उसका भी कुछ चोरी हो गया था। मतलब? वो सर आजकल कॉलेज में काफी चोरियां हो रही है, बट कौन कर रहा है पता नहीं चल रहा। विवेक के फ्रेंड्स की भी बाइक चोरी हुई है। विवेक ने अपने एक सीनियर स्टूडेंट मेहुल का असाइनमेंट बनाया था, जिसकी वजह से मैंने उसे बहुत डांटा था। फिर दोनों ने मुझसे माफी भी मांगी थी, और हाँ, विवेक ने तो प्रॉमिस किया था कि आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैडम छत से एक टूटा हुआ फोन मिला है। फौरन लैब भिजवाओ इसको। ओ मैडम। उस दिन के बाद विवेक के बिहेवियर में कोई खास बदलाव नजर आया था आपको? नहीं, आजकल के स्टूडेंट्स कहाँ केयर करते हैं अपनी किसी चीज की, अपनी लाइफ की भी नहीं। एग्जाम्पल आपके सामने है, हर चीज लाइटली लेते हैं। थैंक यू प्रोफेसर। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलेगा, मेरा एक कांस्टेबल यहाँ मौजूद रहेगा 24 घंटे। यहाँ की हर एक्टिविटी पर वो नजर रखेगा। मैम, क्या आपको लगता है कि विवेक का केस अटेम्प्टेड सुसाइड का है? ये भी हो सकता है कि उसे टेरेस पे से किसी ने धक्का दे दिया। इस प्रोबेबिलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मर्डर अटेम्प्ट करने वाला लड़का अगर चालाक होता तो ऐसी जगह नहीं चुनता, और लड़का अगर नौसिखिया था तो कोई ना कोई एविडेंस जरूर छोड़ता। किसी ना किसी ने उसे जरूर देखा होता। राइट मैम। मैम, अगर एक्चुअली अटेम्प्टेड सुसाइड है तो कॉलेज की फीस भी एक वजह हो सकती है। एडमिन स्टाफ ने बताया कि उसने पिछले 2 सेमेस्टर की फी नहीं भरी। हाँ, हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली इस केस में मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। एक काम करो, कल कुछ देर के लिए विवेक के पेरेंट्स को हॉस्पिटल से घर बुला लो। एक बार फिर से उनसे पूछताछ भी कर लेंगे और विवेक के कमरे की अच्छे से तलाशी भी ले लेंगे। राइट मैम।
अच्छा कैसे? देखिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते, सर में बहुत चोट आई है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम वो कोई नजर देख सकते हैं? जी नहीं, अभी नहीं। चौहान, तुम विवेक के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ कर लो। चलो। आई एम रियली वेरी सॉरी, आप लोग को हॉस्पिटल से आना पड़ा, लेकिन विवेक का कमरा चेक करना बहुत जरूरी था हमारे लिए। शायद कोई क्लू मिल जाए। कमरा किस तरफ है? बगल वाला। चेक करो। हम लोग कॉलेज भी गए थे, प्रिंसिपल ने बताया कि विवेक ने पिछले 2 सेमेस्टर की फीस नहीं भरी। क्या ये वजह हो सकती है कि विवेक ने सुसाइड करने की कोशिश की? ऐसा हो ही नहीं सकता है मैडम। हमने दूसरे नहीं बल्कि तीसरे सेमेस्टर का पैसा भी विवेक के हाथ में दे दिया था। हाँ पापा। ये लो पैसा। और सुनो बेटा, पैसा थोड़ा संभाल के खर्चा करो। जब से बड़का कॉलेज में गए हो बहुत खर्च कर रहे हो। पापा इतने बड़े कॉलेज में गया हो तो पैसे तो खर्च। देखना पापा, एक दिन अब पढ़ लिख के ना इससे भी बड़ा बंगला बनाऊंगा आपके लिए। हमको पता है हमारा विवेक पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन कॉलेज का कहना है उनको फीस मिले ही नहीं। हो सकता है कहीं और खर्च कर दिया होगा। सब कुछ तो लाके देते थे उसको, कहाँ खर्च करेगा? कहीं दोस्त वोस्त के साथ भी तो खर्चा हो सकता है। दोस्त थे कि भी नहीं, कहाँ मालूम। लेकिन जब से वो नया लैपटॉप लेकर आया था ना, तब से सारा टाइम वो में लगा रहता था। कमरा बंद करके जाने कहाँ करता था। पुराने दोस्तों से बातचीत नहीं करता था, और अगर कोनो से बात करता भी था तो अपने कमरा से फोन से ही बात करता था। बस एक ही बार सुने थे हमको किसी से बतियाते हुए। क्या बात कर रहा है यार? तू पागल हो गया है क्या? इतनी मेहनत की और मिला क्या? नहीं, ज्यादा दाम लगा। किससे बात कर रहा था? हमको नहीं मालूम। क्या क्या मिला? साहब मैं बोलूँ तो अच्छा विवेक ना बहुत अच्छा लड़का है, और मेरा स्कूटर के पीछे से बिल्कुल दीवाना है वो। यही लड़कपन में उसने मेरा स्कूटर भी एक दिन घुमा दिया। अरे वो अरे काजल, अरे रुसा क्या करे तू? हाँ वो अरे क्या हुआ, कुछ बोलेगा? वो मैं स्कूटर लगा के सब्जी लेने गया था, वापिस आया तो स्कूटर। क्या हुआ? हाँ स्कूटर चोरी गया क्या? हाँ मैंने बहुत ढूंढा काका, कहीं नहीं मिला। हम पुलिस स्टेशन भी गए थे, लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले लोग विवेक से ऐसा आला वाकला पूछने लगा कि मेरे को बहुत खराब लगा था। बोला कि नहीं, रिपोर्ट नहीं करने का, हम बिना रिपोर्ट करके वापस चले आए। ठीक है, विवेक के बारे में अगर आपको और कोई बात याद आए तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जरूर सर। मैम, काका की स्कूटर और विवेक के करीबी दोस्तों के बाइक का चोरी होना, वो भी 1-2 हफ्ते के अंदर, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। यू आर राइट। जहां भी स्कूटर और बाइक चोरी हो रहे थे विवेक वहां पे मौजूद था। हो सकता है इन चोरियों में वो शामिल हो। विवेक का लैपटॉप साइबर सेल भेजा? यस मैम। विवेक को होश आ गया है, लेकिन देखिए खतरा अभी टला नहीं है। डॉक्टर साहब एक बार उसको मिल सकते हैं? जी, लेकिन आप उसे ज्यादा परेशान मत कीजिएगा। मुझे माफ कर दो, आपका बेटा बुरा हो गया। ये आपके सारे सपने तोड़ दिए। हो सके तो
मुझे माफ कर देना। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। एसएसपी कॉलेज में फिर से 2 बाइक्स की चोरी हुई है। व्हाट? कांस्टेबल कदम क्या कर रहा था? कदम को प्रिंसिपल ने बुलाया था केस की अपडेट के लिए। चौहान, इन चोरियों का जल्द से जल्द पता लगाओ, शायद इससे हमें कोई ठोस क्लू मिल जाए। फास्ट। यस मैम। मैम, उस रात विवेक जिस नंबर से बात कर रहा था उस नंबर को हमने ट्रेस कर लिया है। नंबर किसी राजू के नाम पे। वंडरफुल, उठा लो उसको। मैम। राजू कौन है? राजू? हाँ साहब। विवेक को जानते हो? विवेक मिश्रा। जानता हूँ साहब, लेकिन हुआ क्या है? कैसे जानते हो? वो साहब, उसने मुझे एक स्कूटर बेचा था। हाँ पूरब, ठीक है हम आते हैं। हाँ पूरब, बोलो। मैम, पिछले 3-4 हफ्तों से विवेक हाइक बहुत यूज कर रहा था। इनफैक्ट उसने सुसाइड अटेम्प्ट से पहले भी हाइक पे लॉगिन किया हुआ था और कोई वीडियो लिंक बार बार देख रहा था, पर अब वो लिंक डीएक्टिवेटेड आ रहा है। इसका मतलब विवेक दोस्तों के साथ नहीं, अपना ज्यादा वक्त इंटरनेट पे बिता रहा था। एग्जैक्टली। और इंटरनेट के जरिए वो लगातार किसी के टच में था। यस। पूरब, उस डीएक्टिवेटेड लिंक के बारे में पता करो, हमें जानना है वो किसका था। श्योर मैम, आई विल ट्राई माय बेस्ट। चौहान, कॉलेज के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उनके फुटेज मुझे चाहिए। यस मैम। ये किस मुसीबत में फंस गए हम लोग? Oh God, please help me. अरे मेहुल, तू नहीं चल रहा? कहाँ? अरे चंदन की जो बाइक चोरी हुई है ना, उसके रिलेटेड वीडियो दिखा रहे हैं, पुलिस आई हुई है। चल आ जाइयो। पॉज। क्या आप लोग इस बाइकर को पहचानते हैं? क्योंकि ये वही बाइकर है जो आप लोगों के कॉलेज से आपका सामान और बाइक चोरी कर रहा है। हो सकता है आप ही के कॉलेज का कोई स्टूडेंट हो, आपका कोई फ्रेंड हो। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा जूम करो। कोई पहचानता है इसे? ओके, लैपटॉप ले लो। थैंक यू। नितिन, तो 3,000 रुपये दे दे, बहुत अर्जेंट काम है, मैं पक्का लौटा दूंगा जल्दी। जो पैसे पहले लिए हैं वो तो पहले वापस कर, फिर बाद में दूसरे लेना। विक्रम यार, 3-4 हजार रुपये दे दे, बहुत अर्जेंट है, मैं पक्का लौटा दूंगा तुझे। एक काम कर, कटोरा लेके कॉलेज के बाहर जाकर बैठ जा। अपने डैड से पैसे मांगना यार, हमसे क्या मांगता रहता है? यार डैड पैसे नहीं देंगे, समझना बात को। और डैड अगर पैसे नहीं दे सकते तो हम क्यों दे? प्लीज यार भाई, तू जाना यार यहाँ से। सॉरी, हम लोग उसे बचा नहीं पाए।
ये देखो, ये वाली। हाँ देखो। देखना पापा, एक दिन पढ़ लिख के ना इससे भी बड़ा बंगला बनाऊंगा आपके लिए। विवेक, विवेक उठना बेटा, देखो ना हमारे लौट नहीं रहे। विवेक उठ बेटा। जब जवानी आती है तो जिंदगी तेज रफ्तार पकड़ने लगती है। सबसे आगे निकलने और सब कुछ हासिल करने की कश्मकश में ये नौजवान ब्रेक लगाना भूल जाते हैं और हादसों का शिकार बन बैठते हैं। क्यों विवेक ने इतनी छोटी सी उम्र में जान देने का फैसला किया, और अब उसी तरह मेहुल ने भी इतना बड़ा फैसला इतने कम समय में ले लिया था। क्या उनकी मौत ही उनकी समस्या का आखिरी समाधान था? आखिर किन हालात से गुजर रही थी उनकी जिंदगी? विवेक और मेहुल के ऐसे फैसले ना सिर्फ उन्हें अपनों से दूर कर रहे थे, बल्कि उनके साथ वो राज भी दफन हो रहे थे जो उनके जाने के बाद किसी और की मौत के कारण बन सकते थे। जब देखो तब मेहुल हमेशा पैसे मांगते रहता था। शायद वो 2 नंबर का कुछ काम करता था, बेटिंग एंड ऑल। तुमको कैसे पता? मैम, एक दिन की बात है। नितिन, हाँ सुना यार, तेरा नेट चालू है? हाँ चालू है। मैं 10 मिनट के लिए यूज करूं क्या प्लीज? सिर्फ 10 मिनट के लिए, ठीक है? हाँ फिकर नॉट यार। ये ले, चल ले। थैंक्स। आता हूँ 10 मिनट में। हाँ। हाँ, मैं असाइनमेंट बना रहा था। वो मेहुल ने लिया ना मेरा लैपटॉप। कुछ आइडिया है तुमको उस दिन वो क्या देख रहा था लैपटॉप में? नहीं मैम, मैं लैपटॉप से बहुत दूर था, तो मुझे नहीं पता वो क्या देख रहा था। हमको तुम्हारा लैपटॉप चाहिए। या श्योर मैम। मैम, हमने नितिन का लैपटॉप चेक किया है। पता चला कि मेहुल बार बार एक वीडियो लिंक डालकर कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, और अभी लिंक ऑफलाइन आ रहा है, ठीक विवेक की तरह। मैम, सीसीटीवी फुटेज से एक अजीब चीज सामने आई है। पॉज पॉज पॉज। ये इनोवा कंटिन्यूअसली बाइक के पीछे चल रही है। राइट मैम, हमने वैसे नोटिस किया। या तो इनोवा बाइक को फॉलो कर रही है, बाइक इनोवा। मैंने आरटीओ से इस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन निकाली। इस पे जो नंबर प्लेट लगा हुआ है वो फेक है। एक मिनट जूम इन करो। इस गाड़ी पर तो किसी होटल का स्टिकर लगा हुआ है, होटल आर इंटरनेशनल। थैंक यू। यस मैम, इसी होटल की है, हमारे क्लाइंट को बुक की गई है। कौन से क्लाइंट के हैं? एक रशियन टूरिस्ट है, रोजलिन सरकोवा। इसी होटल में रुकी हुई है, रूम नंबर 4 और 3 में। 4 डेज की बुकिंग है। अभी है अपने कमरे में? अभी तो नहीं है, बट यूजुअली शाम तक वापस आ जाती है। चौहान, तुम यही रुको। किसी भी कीमत पर वो रशियन लड़की हमारे हाथ से नहीं निकलनी चाहिए, और इस बात की खबर उस लड़की को नहीं होनी चाहिए। यस मैम। मेहुल, हमें तुमसे बात करनी है। देखो, तुम्हारे एक दोस्त ने जान दे दी और तुम भी मरते मरते बचे। हमें बताओ बात क्या है? मुझे फ्रेंड्स बुक पे एक फॉरेनर लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, और कुछ टाइम में हम काफ़ी क्लोज हो गए।
मुझे किसी का फोन आया। क्या बे 3 लाख रुपए नहीं दिया ना बेटा तो तेरी मजा की सजा बना डालूंगा। ये जो तेरा वीडियो है ना उसको पूरे वर्ल्ड में घुमा डालूंगा मैं। नहीं समझ में आ रहा है ना तो लिंक खोल के देख डाल। सर मैं इतने सारे पैसे कहां से लेके आऊंगा और वो भी इतना जल्दी? कपड़े खोलने में तो बहुत जल्दी थी भाई। चल एक काम करते हैं, कल 2 हफ्ते का टाइम देता हूँ मैं तेरे को, लेकिन अपनी भी एक शर्त है भाई। वो क्या? तेरे जैसा एक बकरा लेके देना पड़ेगा, बोले तो समझ गया ना? हर सौदे की एक कीमत होती है, लेकिन ये एक ऐसा सौदा था जो चोरी छुपे किया जा रहा था, जिसमें कीमत और मजबूरी दोनों ही ज्यादा दिखाई दे रही थी। जाल में वो फंसता था जो या तो बहुत कमजोर होता था या फिर बहुत शातिर। आखिर किस चीज की कीमत वसूली जा रही थी और कौन था यह इंसान जो स्टूडेंट्स को अपना निशाना बना रहा था और कर रहा था एक ऐसा सौदा जिसके लिए स्टूडेंट्स मुंह मांगी कीमत चुका रहे थे। सही है ना? तुझे चाहिए क्या? इधर आ। हाय, hey, what's up? Fine. How are you? Yeah, all good. Actually, my friends want to talk to you. Okay. Of course. Hi, Hi. my name is Vivek. What's yours? My name is Rosalie. Yeah, we'll call. मतलब जो लोग पैसों के लिए तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे थे वो लोग विवेक को भी ब्लैकमेल करने लगे। मैम, कुछ कहना है? मैम, वो जो बाइक्स की चोरियां हुई थी कॉलेज में, वो भी मैंने और विवेक ने ही की थी, उनको पैसे देने के लिए। I'm sorry मम्मी। रोसलिन, Yes. Who are you? पुणे पुलिस। पकड़ो उसे, नीचे। हमें क्यों मार रहे हैं? हम सवाल नहीं जवाब सुनते, समझा? क्या कुछ नहीं किया। I'll call you back. गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग पूरा। मैम, रोजलिन के लैपटॉप से कुछ हाइप रिकॉर्डिंग्स मिली हैं। इंडिया के कई एजुकेशनल सिटीज में इसका नेटवर्क है। हमारी नई पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। मैम, रोजलिन से इन्फॉर्मेशन मिली है। प्रमोद पांडा नाम का आदमी है जो इस सारे खेल का मास्टरमाइंड है और विदेशी लड़कियों से काम करवाता है। उस दिन जो आदमी रोजलिन के साथ पकड़ा गया वो भी प्रमोद पांडा का ही आदमी था जो इन लड़कियों के साथ रहता था। उसने प्रमोद पांडा की लोकेशन डिस्क्लोज कर दी। अरेस्ट हिम। हाँ ठीक है, एक काम करना, वो फॉरेनर लड़की को बुला ले, तू काम आ जाएगी अपने को। चल मैं फोन करता हूँ तेरे को। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। पुलिस क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हो मेरे को?
बोल बोल मैं बताता हूँ मैडम। हाँ बोल बोल। मैडम वो क्या है, वो बड़ी बड़ी कॉलेजेस में जो अमीर लड़के आते हैं ना, उनकी लिस्ट है अपन लोगों के पास। वो फ्रेंड बुक पे वो जो फोटो डालते हैं ना, उससे हमको मालूम पड़ जाता है कि पार्टी माल वाली है। फिर हम फिरंगी लड़कियों से उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भिजवाते हैं और फिर वो लड़के फौरन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। लड़कियां उनसे बातचीत करके उनको बाटली में उतार डालती है और बाद में हम इनको ब्लैकमेल करते हैं। मैडम ये लोग तो हमारे लिए पैसों का झाड़ है, जब भी जरूरत पड़ती है तब झाड़ हिलाते तो पैसे मिल जाते। ज्यादातर लड़के पैसे ढीला कर देते हैं, मगर कुछ लड़के नहीं भी दे पाते। सर प्लीज मुझे माफ कर दो सर। सर मैं और पैसे नहीं ला सकता हूँ सर। सर मैंने अपनी सेमेस्टर की फीस भी आपको दे दी थी। चले शाने, ज्यादा नाटक मत कर। बहुत बड़े बंगलों में रहता है, तुम मालूम है मेरे को। बंगला मेरा नहीं है सर, मैं सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए वहां गया। तो जैसे ही तूने वो फोटो खींची ना, वैसे ही तेरा फोटो मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा। डालू क्या बोल? सर मुझे माफ कर दो सर, प्लीज मुझे माफ कर दो सर। कमाल का जुगाड़ कर, जल्दी चल निकल। प्लीज मुझे माफ कर दो। ब्लैकमेल के चक्कर में ना बच्चे ने सुसाइड कर लिया, जानता है? ये रोजलिन जैसे लड़कियों को कैसे फंसाता रे तू? मैडम वो बहुत गरीब लड़कियां हैं मैडम, उनके खाने के वांदे हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसा काम कर रही है। कहां से चलता है तेरा ये नेटवर्क? आप लोग कहीं जा रहे हैं? जिसका भविष्य के लिए यहाँ आए थे, जब वही नहीं रहा तो हम लोग यहाँ रहकर क्या करें? हम वापस जा रहे हैं अपने गांव। अपना घर बेच के हमको ये पैसा मिला है, आप ये पैसा उन लड़का लोग को दे दीजिएगा जिसका भाई को लिया था या चोरी किया था, ताकि मरने के बाद उस पर कोनो इल्जाम न रहे, उसका आत्मा को शांति मिल जाएगा। कितनी बड़ी हो गई रिया भाई। हमने आपको बहुत मिस किया। बहुत मिस किया? हाँ। पापा ने भी आपको बहुत मिस किया। आपने मम्मा को तंग तो नहीं किया ना? नहीं। पक्का? मम्मा पापा आ गए। और ये प्यारी सी डॉल हमारी प्यारी प्रिया के लिए। वाह कितना अच्छा है। थैंक यू पापा। और ये बताओ किसके लिए? Guess what? मम्मा के लिए। यस मम्मा के लिए। तुमने अपना गिफ्ट नहीं खोला? अब बाद में खोलती हूँ ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम भूल गई हो मैं चाय नहीं पीता। हाँ। तुम मेरे आने से खुश नहीं हो क्या? ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। एक मिनट। प्योर चांदी की है, इसमें हम लोग अपनी फेवरेट फोटो जाना फिर।
अरे यहाँ अपनी फोटो हुआ करती थी फेवरेट, वो कहाँ गई? तुमने हटा दी क्या? उसकी कास्ट टूट गई थी इसलिए उसे हटाना पड़ा। तुम फटाफट वो फोटो लेकर आओ, इसमें लगा के यहाँ लगा देते हैं। मेरी फेवरेट फोटो है वो। अभी उसे बहुत ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। मैं बाद में लाती हूँ ना। अभी मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हाँ, ये तो किसी और ही रंग में रंग गई है। मैं चाय नहीं पीता ये भी इसे याद नहीं। मेरी फेवरेट फोटो इसे ढूंढना पड़ेगा। आखिर चक्कर क्या है? विश्वास। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है, चाहे वो पारिवारिक हो, दोस्ती हो या कारोबार से जुड़ा हो। नींव के हिलने से नुकसान तय है। इतने दिनों बाद आया हूं, कम से कम आज के लिए सब छोड़ दो। एक मिनट ही लगेगा इसे लगाने में। वो मौसम बहुत खराब है ना, एक दिन भी नहीं लगाओ तो स्किन ड्राई हो जाती है। अच्छा चलो मैं लगा देता हूँ। नहीं मैं लगा दूंगी ना। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। इधर दो। बस हो गया। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो मेरे सर में बहुत दर्द है। सुबह जल्दी उठी थी ना और घर में बहुत काम भी था। थोड़ा सो जाऊंगी तो बेटर फील होगा। मैं सोना चाहती हूँ। क्या बात कर रहा है समीर, कैसे भूल जाऊंगा तुझे? अरे अब पूरे 1 साल बाद घर आया मैं, तो कम से कम थोड़ा बीवी बच्चों को भी तो टाइम दे लूं। हाँ अरे मिलता हूँ ना, 2-3 दिन जाने दे, मैं मिलता हूँ, बरोबर मिलता हूँ तुझे। चल बाय। समीर से बात कर रहा था, इससे बोला था मैं तुम्हारा बराबर हालचाल लेने के लिए। उसने लिया कि नहीं? हाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे वो हमारा। वही तो, इसे कहते हैं यारों का यार। अच्छा सुनना, ये देख, ये मैंने कुछ स्कीम्स नोट डाउन की हैं, बहुत बढ़िया स्कीम है। मैंने तुम्हें 10 लाख भेजे थे, उतने में आराम से बुकिंग हो जाएगी। मुझे लगता है ना हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। अभी दिवाली आ रही है और त्योहार में तो ज़्यादा ऑफर्स होते हैं ना, तभी हमें ऑप्शंस भी और ऑफर्स भी ज़्यादा मिलेंगे। और हमारे पास तो पैसे हैं ही, तो अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। हाँ, और पैसे हमें बढ़कर भी मिलेंगे। मतलब? मैंने ना सारे पैसे ना एक स्कीम में डाल दिए, तो हम जब चाहे तब पैसे ले सकते हैं और इंटरेस्ट के साथ ले सकते हैं। हम डाउन पेमेंट भी ज़्यादा दे पाएंगे, है ना? अकेले घर चलाते चलाते काफी समझदार हो गए। मम्मा, टीवी रिमोट काम नहीं कर रहा है, मुझे कार्टून देखना है। हाँ बेटा, अब लगता है इसका सेल नहीं चल रहा है। चलो नया सेल डालते हैं। हाँ चलो। कल मुझसे बात करने में भी तकलीफ हो रही थी, और अब देखो खुशी संभाले नहीं संभल रही। किसके मैसेज पढ़ रही होगी? क्या ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ चाहिए क्या? अरे अपनी बीवी को देख रहा हूं। तुम्हारा सर का तो लग रहा है ठीक हो गया। तुम भी ना हर वक्त बस उसी मूड में होते हो। रिया बाहर खेल रही होगी, बस आती होगी अभी। गड़बड़ तो जरूर है, कहीं ये किसी और से। शक वो दीमक है जो अगर एक बार किसी के दिमाग में लग जाए तो गहरे से गहरे विश्वास को भी खोखला बना देती है। शैलेश कुवैत में एक होटल में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और यहाँ उसकी बीवी और बेटी अकेले रहते थे। काम की वजह से दूरी मुनासिब थी और इसी दूरी ने शैलेश के दिमाग में शक पैदा कर दिया था। वो दिन रात इसी सोच में डूबा रहता था कि जब वो सालों महीनों कुवैत में होता था
तब यहां मुंबई में उसके घर में क्या होता होगा। बाहर घूम के बात करने की क्या जरूरत है इसे? घर में बैठकर आराम से भी बात कर सकती है। और इतनी लंबी बात, इतनी लंबी कॉल तो कभी मेरे साथ भी नहीं होती थी। रिया कहाँ है? वो ऊपर कमरे में सो रही होगी। मैं जाकर देखती हूँ उसे। बेटा तुम अभी तक सोए नहीं? चलो चलो सो जाओ। नहीं मम्मा। अब सोने नहीं आ रहा है? मैं सोच रहा हूँ 5 मिनट का वॉक लेके आ जाता। हेलो, किसका नंबर है ये? क्या डेयरी? भाभी जी दूध, ये लीजिए दूध। भाभी जी ये लीजिए खरवस, चेक के लीजिए। खरवस? हाँ, अभी बेचना शुरू किया है, सैंपल दे रहा हूँ, अच्छा लगे तो बताना। ये तो बहुत अच्छा है। कितना हुआ इसका चंदन? अरे भाभी जी ये तो आपके लिए है, एकदम फ्री। नहीं बाबा, मैं ना फ्री की चीज कोई भी नहीं लेती हूँ। जो भी दाम होगा वो बता देना, वरना वापस ले जाओ। भाभी जी आपको हमारी कसम, रख लीजिए। छी, दूध वाले के साथ खुशी देखो, संभाले नहीं संभल रही। मुझे देखकर तो चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। इसका मतलब मेरा शक सही है। हाँ, आपने जो ब्लाउज सिलाया ना उसमें बहुत गड़बड़ है। अब प्लीज दोबारा आना ना माप लेने के लिए। हाँ, 2 बजे तक आ जाना। हाँ, मैं आपका वेट करूंगी, आप प्लीज टाइम पर आ जाना। ठीक है, ओके। मेरे को पता था कि तुम दोनों इधर ये बहुत नौकरी है उसका ना। तो ये गुल खिलाती तुम मेरे पीछे।
थैंक यू भाभी। कुछ और चाहिए होगा तो बेझिझक मांग लीजिएगा। ए समीर, अच्छी फोटो है रे। मस्त लग रहा है तू। भाभी भी अच्छी लग रही है। पता है समीर, तेरा घर मुझे जितना अपना लगता है ना, अपना घर मुझे उतना ही पराया लगता है रे। नींद भी नहीं आती रात भर। तू 2 साल के बाद लौट के आया है, इसलिए तुझे आदत नहीं है उस घर की। अरे नहीं रे, तू समझ नहीं रहा मैं क्या कह रहा हूँ। कितना दिन हो गया मेरे को आए, कितना दिन। तो एक बार मनीषा ने मुस्कुरा के ठीक ढंग से बात नहीं की मेरे से। क्यों? मेरे को लगता है ना, लगता नहीं है, उसका ना किसी के साथ चक्कर है। शक करने से अच्छा है तू सीधे पूछ लेना भाभी से कि, या फिर नजर रख उन पर, सच अपने आप पता चल जाएगा। बड़ी तैयारी हो रही है। अब कहाँ जा रही? हाँ, वो सीमा याद है ना आपको, मेरी कॉलेज की फ्रेंड, बस उसी से मिलने जा रही हूँ। अब मुझे बहुत लेट हो रहा है। विश्वास कमाने में सालों लगते हैं, लेकिन गंवाने के लिए सिर्फ एक पल काफी होता है। इसलिए जब मनीषा ने सीमा का नाम लिया तब शैलेश को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और शैलेश ने मनीषा का पीछा किया। मनीषा की बात सच साबित हुई और अब शैलेश को वो सब बेमानी लगने लगा था कि मनीषा उसके साथ खुश नहीं है, वो किसी और का साथ चाहती है, उसके किसी के साथ संबंध है। शैलेश अब गिल्टी फील कर रहा था, उसे अपनी सोच पर शर्म आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि शैलेश अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता है। आज तुमको ट्रेडिशनल साड़ी पहनते हुए देखा तो भाग कर गया, गजरा लेकर आया। वैसे पूछ सकता हूँ कहाँ जा रही हो भारतीय नारी बनकर? वो मेरी एक फ्रेंड के घर पे पूजा है ना, वही जा रही हूँ। अच्छा सुनो ना, पूजा आने में देर हो जाएगी, आप प्लीज खाना खा लेना, मुझे लेट हो रहा है। सुनो ना, बहुत अच्छी लग रही। अभी नहीं, पूजा के लिए जा रही हूँ। ए समीर, क्या बात है, आज तो कुछ ज्यादा ही बनठन कराई हो। अब हम ये सब नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें कहा था कि उसे शक हो गया है। मेरी जान, डरने की कोई बात नहीं है। उस सीमा वाले आइडिया ने उसे फ्लैट कर दिया है। उल्टा वो बेचारा तो गिल्ट के मारे मर रहा है। हाँ, लेकिन कब तक ये सब चलेगा? कभी ना कभी तो ये रोकना। जब तक तुम चाहती हो कि तुम्हारा राज राज ही रहे। ऐसा कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुलिंदा है। वो एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलता है, एक गलती को छुपाने के लिए 1000 गलतियां करता है। मनीषा भी इसी राह पर चल पड़ी थी और समीर
उसे उसकी किसी गलती की वजह से ब्लैकमेल कर रहा था। और शैलेश का शक भी सही निकला था। और समीर जो खुद शादीशुदा होते हुए भी मनीषा को अपने साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था, बिना ये सोचे कि उसकी खुशहाल जिंदगी भी इस अवैध संबंध की भेंट चढ़ सकती है। आने वाले समय के गर्भ में इन सभी की जिंदगी से जुड़े परिणाम किसी और ही दिशा की तरफ इशारा कर रहे थे। क्या हुआ? कुछ नहीं। हेलो, कैसा लगा एमएमएस? अच्छा था ना? तुम कौन बोल रहे हो? 1 लाख तैयार रख, नहीं तो ना ये तेरी बीबी को भी भेज दूंगा। मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज तुम ये मेरी वाइफ को मत भेजना, प्लीज प्लीज। पैसा दे, किसी को नहीं भेजूंगा। अपना फोन देना जरा। हाँ वो एजेंट को फोन कर दूं, परेशान हो रहा होगा, मेरी बैटरी डेड हो गई ना। ला एक फोन कर दूं। 1 मिनट। अरे दो तो सही। हाँ, शैलेश बोल रहा हूँ। हेलो, बोल मत शिव, कॉर्नर वाला टेबल देख रहा है, उसमें चेयर पे पैसे रख दे। बाहर तेरा टैक्सी खड़ी, उसमें बैठ और निकल। सब तुम्हारी गलती है, मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे ना तुम। ये सब ड्रामा करने के बजाय ये सोचो कि कौन हो सकता है। हर रोज वो मुझे लूट रहा है। ये सब तो तुम्हें सोचना पड़ेगा ना। अच्छा तो ठीक है, मैं शैलेश को सब बता देता हूँ। अगर शैलेश को पता चलेगा तो तुम्हारी बीवी को भी तो पता चलना चाहिए ना, है ना? तुम दोनों यहाँ? तुम तो सीमा के घर जाने वाली थी ना? हाँ, मैं बस आपको फोन करने ही वाली थी कि ये मिल गए, तो सोचा इनसे बात कर लूं। वो जो इंटरेस्ट के पैसे हमने दिए ना, वो इन्हीं के पहचान से डाले, इसलिए मैंने सोचा इनसे बात। अरे तू खड़ा क्यों है? बैठ ना। अच्छा हुआ तू आ गया। तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। किसी अर्जेंट काम से जाना है मुझे। बैठो बैठो बैठो, मिलते हैं। समीर, अजीब आदमी है, रिया को हाय तक नहीं बोला। अब हम भी चलते हैं ना, चलो। अरे ऐसे कैसे चलते हैं, खाना खा के चलते हैं ना। बैठो बैठो बैठो, आजा। शैलेश की छोटी सी दुनिया और उस दुनिया में उसके सबसे करीबी भरोसे के लोग, जिसमें एक थी उसकी पत्नी मनीषा और दूसरा उसका बचपन का दोस्त समीर। दोनों ने ही उसे धोखा दिया था और इस धोखे ने शैलेश को गहरी चोट पहुंचाई थी। मनीषा और समीर जिस ब्लैकमेलर का पता लगाना चाहते थे, जब मनीषा ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि शैलेश ही है, तो मनीषा ने शैलेश का यह सच समीर को बता दिया। तुम्हारा पति कुछ ज्यादा ही चालाक बन रहा है। आज मैं उसकी सारी चालाकी निकाल दूंगा। मैं उससे मिलने जा रहा हूं, अब देखो मैं क्या करता हूं उसके साथ। समीर! हेलो।
सामने देख रहा, पत्थरे का ढेर। आगे बढ़, नीचे पैसा रखो, निकल यहाँ से। कहाँ से सीखा इतना दिमाग चलाना? तुम लोगों ने मजबूर किया मुझे। उस दिन जब मनीषा सीमा से मिलने गई थी रेस्टोरेंट पर, मैंने तेरी बाइक देखी वहां पर। तभी मुझे शक हो गया था कि तुम लोग मुझे सीमा के नाम का झांसा दे रहे हो। अगर मनीषा सीमा से मिलने गई थी तो तेरी बाइक वहां क्या कर रही थी? मतलब तुझे उस पर यकीन ही नहीं हुआ था? बेवकूफ बना रहा था मैं। और अगले दिन बिना कुछ जताए मैंने दोबारा मनीषा का पीछा किया और वेटर से मैंने ही वो पेन वाला कैमरा फिट करवाया था वहां। तेरा पैसा, अबे ब्लैकमेल तो मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि तुझे भी टेंशन में देखना चाहता था मैं। तूने मेरा भरोसा तोड़ा है ना? तुझे क्या लगता है तेरी बीवी का चक्कर सिर्फ मेरे साथ है? मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा और उसका फायदा उठाया। क्या बोल रहा तू? मेरी बीवी का किसी और के साथ भी चक्कर है? बोलो। अरे छोड़, मुझसे क्या पूछ रहा है? पूछना है तो अपनी बीवी से जाकर पूछ, कितने यार है उसके? क्या बोला? साहब, मेरे पति 2 दिन से घर नहीं आए हैं। घर नहीं आए मतलब? 2 दिन पहले बोलकर निकले थे कि कुछ काम है और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। घर से झगड़ा करके निकले थे क्या? नहीं साहब। दोस्तों रिश्तेदारों को पूछा? हाँ साहब, सबको पूछ लिया, कुछ पता नहीं चला। ठीक है, उनकी फोटोग्राफ है? हाँ। नाम क्या है आपके पति का? जी समीर देशपांडे। हाँ, 23 तारीख को मैं मिला था समीर से। कहाँ? आर्य कॉलोनी, टी स्टॉल। तो उसका खास दोस्त है, फिर उसे मिलने आर्य कॉलोनी क्यों गया था? उसे कुछ पैसे चाहिए थे। तो दिए तुमने? मेरे पास थे नहीं दे पाए। फिर उसके बाद? उसके बाद क्या? उसके बाद मैं घर वापस आ गया। ये समीर देसाई के मोबाइल के कॉल डिटेल्स है। ये नंबर किसका है? ये तो मनीषा का नंबर है, मेरी वाइफ। अगर उस दिन ये उसे मिलने आर्य कॉलोनी गया था तो फिर समीर ने तुम्हें क्यों फोन किया? उस दिन मेरा फोन लग नहीं रहा था तो उसने मनीषा को फोन करके जानना चाहा कि मैं कहाँ हूँ। अच्छा, काफी साफ साफ याद है तुम्हें। अच्छी बात। पुलिस को बताया बिना ये शहर छोड़ के मत जाना, और जरूरत पड़ी तो दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। चला। ये आपने पुलिस को झूठी कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि सच्चाई नहीं सुना सकती। क्या बता कि मेरी बीवी का चक्कर चल रहा है, वो भी एक नहीं कईयों के साथ। तुम्हें इज्जत उछालने का शौक होगा, मुझे नहीं। अक्सर देखा गया है कि इंसान जब कुछ गलत करता है तो उसे सुधारने की बजाय छुपाने लगता है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि समाज क्या कहेगा। शैलेश भी इसी वजह से अपने दुख को दफन किए समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। मनीषा जान चुकी थी कि उसकी सारी सच्चाई शैलेश पर जाहिर हो चुकी है, लेकिन वो हैरान थी कि इस सब के बावजूद भी शैलेश उसके साथ नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना। दूसरी तरफ समीर का अभी तक कुछ पता नहीं चला था। उसके गायब होने के कुछ दिनों बाद भी हालात वही थे। पुलिस अपनी छानबीन में लगी थी और करीब 1 हफ्ते के बाद वो सच सामने आया जिसका स्वाति और पुलिस दोनों को डर था। सबसे पहले किसने देखी थी लाश? साहब मैंने देखा था, इधर से काम पे जा रहा था, इतनी बात मार रहा है। हाथ तो नहीं लगाना, कुछ छेड़छाड़ नहीं की ना? नहीं साहब, उधर कोई नहीं गया साहब। सर ये लाश के पास बटवा मिला, उसमें ये लाइसेंस पे समीर देशपांडे का नाम है। समीर देशपांडे? सर समीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। किसी ने उसके सर पर लोहे के रॉड से मारा है और बॉडी पर कई अलग निशान भी है जो लोहे के रॉड के नहीं है। उसकी फैमिली से कोई इन्फॉर्मेशन मिली? उसकी वाइफ के साथ हमारी कोई बात नहीं हो पाई, बहुत सदमे में, इसलिए कुछ बोल ही नहीं रही है।
और एक बात सर, हमने उसके दोस्त से पूछताछ की थी जो समीर देशपांडे को उस दिन आर्य कॉलोनी में मिला था। उठा लो उसे, हो सकता है वो कुछ जानता हो। 24 घंटा हो गया, ऐसा कोई करता है क्या? हटिए पीछे हटिए। चलो बाजू चलो। इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? साहब बेचारी को इसके पति ने अंदर बंद करके रखा है और कहीं चला गया है। 24 घंटा हो गया साहब। साहब चाबी वाले को लाने गए। तावड़े सर। खड़ा थोड़ा। हो सर। ये शैलेश कहाँ है और तुम्हें इस तरह से घर में बंद क्यों करके गया? वो हमेशा ही मुझे ऐसे घर में लॉक कर जाते। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, ये शैलेश और समीर में कैसी दोस्ती थी? वो बचपन के दोस्त हैं, बहुत गहरी दोस्ती है उनमें। अच्छा, यहाँ समीर का खून होता है और शैलेश फरार है, बहुत गहरी दोस्ती है। समीर का खून हो गया? देखो, अगर तुम कुछ जानती हो तो हमें सब कुछ सच बता देना। हो सकता है हम तुम्हारी मदद करें। क्या वजह हो सकती है कि शैलेश ने समीर को जान से मार दिया? शैलेश को पता चल गया था कि समीर मेरा, लेकिन उस दिन शैलेश समीर को मिलने गए थे और समीर उसे सब कुछ सच बताने वाला था। मुझे तो लगा था कि शैलेश जब घर आएगी तब वो मुझे तो जान से ही मार देगी, लेकिन वापस आने के बाद उनका बर्ताव बहुत ही अजीब था, बहुत ही अलग था। किधर? मंदिर जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मंदिर के भगवान अलग है क्या? सारे भगवान इधर ही हैं। जाओ अंदर। सुना नहीं तुमने? जाओ अंदर। भाभी जी दूध। तुम रुको, दूध वाला है ना, मैं लेता हूँ। कहाँ जाने की तैयारी है? वो मैं मार्केट जा रही हूँ, राशन खत्म हो गया ना, इसलिए वो लाने जा रही हूँ। मैं बस अभी आई था। वो सामने बोर्ड देख रही हो, उस पर सुपरमार्केट का नंबर लिखा हुआ है। जो भी चाहिए उस पर फोन करके मंगवा दो। पिछले 10 दिनों से मैं ये कैद भुगत रही हूँ। फिर जब आप समीर के बारे में पूछने आए, उसके बाद तो शैलेश का बर्ताव अजीब सा होने लगा। वो बहुत बेचैन से रहने लगे। ऐसा लगता था कि हर वक्त उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। कल शाम को वो हमेशा की तरह मुझे यहाँ इस घर में कैद कर चले गए। मुझे लगा कि वो रात को लौट कर आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, इसलिए मुझे पड़ोसियों की मदद लेनी पड़ी। सर केस बिल्कुल सीधा है। शैलेश को उसकी बीवी और दोस्त के अफेयर के बारे में पता चल गया और गुस्से में आकर उसने समीर को मार दिया और अभी डर कर कहीं छुप गया है, भाग गया है। देखने में केस सीधा दिखता है, लेकिन हो सकता है कुछ और ही हो। दिल्ली एक काम करो, शैलेश का पासपोर्ट ले लो और उसके फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करके मर्डर वेपन के साथ मैच करके देखो सेम है क्या। ऐसा लग रहा था कि मानो ये केस सॉल्व हो गया हो, क्योंकि सारे सबूत शैलेश के कातिल होने की तरफ इशारा कर रहे थे। शैलेश के पासपोर्ट से मिले फिंगरप्रिंट्स उस लकड़ी से मैच कराए गए जिससे समीर पर वार किया गया था, और उस ब्लैकमेलर का फोन नंबर भी शैलेश के नाम पर रजिस्टर्ड था। पुलिस को राह और मंजिल का पता मानो दोनों मिल गए हों, और पुलिस ने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रफ्तार बढ़ा दी थी। तभी 2-3 दिन के बाद पनवेल के आसपास शैलेश का मोबाइल फोन ऑन हुआ, और वो मोबाइल मिला पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक लड़के के पास। ये मोबाइल कहाँ मिला तुम्हें? चोरी किया है? नहीं साहब, एक टैक्सी आई थी पेट्रोल डालने के लिए, उसमें एक साहब बैठे थे, उन्होंने दिया। तेरी शक्ल पे लिखा है क्या तुझे मोबाइल की जरूरत है? नहीं साहब, मेरा हाथ लगकर मेरा मोबाइल गिरकर टूट गया सर। तो उनके पास एक एक्स्ट्रा मोबाइल था, वो बोले कि किसी काम का नहीं है, तो उन्होंने जबरदस्ती मेरे हाथ में दिया। क्या यही आदमी था? नहीं साहब, ये नहीं था। वो शातिर दिमाग वाला आदमी, टैक्सी से उतरा भी नहीं। एक काम करो, थोड़ा रिवाइंड करो। हाँ बस नंबर पे जूम करना जरा। तावड़े सर, ये टैक्सी का नंबर नोट डाउन करो और इस टैक्सी के और ड्राइवर के सब डिटेल्स निकालो। यही था क्या? साहब ये नहीं था। कहाँ छोड़ा था उसे? पेट्रोल पंप से गाड़ी निकला और सिग्नल पे वो अचानक उतर गए पैसा देकर। ठीक है, तुम जाओ। क्या हुआ दिल्ली, कुछ पता चला? सर मनीषा से मिलने तो कोई नहीं आया, लेकिन उसके मोबाइल रिकॉर्ड से पता चलता है कि एक पीसीओ से उसे काफी फोन आते थे। चेक करो, हो सकता है शैलेश ही ये फोन कर रहा हो। और एक बात सर, फरार होने के एक दिन पहले मनीषा और शैलेश का मोबाइल लोकेशन एक ही था,
मुलुंड के आसपास का। लेकिन मनीषा के कहने के मुताबिक शैलेश ने उसे 10 दिन तक घर के बाहर नहीं जाने दिया। तो मनीषा मुलुंड कब गई? ये पीसीओ का नंबर है। यहां से दिन में 10 बार आपको फोन क्यों आते हैं? कौन करता है फोन? हाँ, ये किसी मिश्रा जी का नंबर है। ये हमेशा मुझे फ़ोन करते रहते हैं। मैंने उन्हें 1000 बार कहा है कि ये रॉन्ग नंबर है, फिर भी वो मुझे फ़ोन करते हैं। तुमने कभी पूछा नहीं कहाँ से करते हैं फ़ोन? हाँ, वो कह रहे थे कि मुलुंड चेक नाका से बात कर रहे हैं। शैलेश के फरार होने से एक दिन पहले तुम्हारा और उसका मोबाइल लोकेशन एक था, जो तुम्हारा घर नहीं था। वो मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैं और शैलेश कुछ दिन पहले मुलुंड गए थे एक घर देखने के लिए। मुलुंड के कौन से एरिया में? क्या नाम है सोसाइटी का? परम सिंह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। वहाँ पर एक स्टेट एजेंट है, उसी ने हमें घर दिखाया था। क्या नाम है उसका? हारून अली नाम है उसका। हाँ साहब, वो दोनों आए थे, मैंने उनको घर दिखाया मुलुंड में। उसके बाद कोई बात नहीं हुई थी? नहीं सब, वो आदमी कुछ अजीब था। क्या हुआ कि पहले उनको घर पसंद आया, बोल रहे थे ईस्ट वेस्ट फेसिंग भी है, बहुत अच्छा है। फिर किसी का कॉल आया और बिना कुछ बोले वाइफ को लेके चले गए। कौन सी सोसाइटी में घर दिखाया था? परम सिंह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। सर ये मनीषा और शैलेश के अकाउंट डिटेल्स है जो आपने मंगाए। अकाउंट में 0 बैलेंस है और चले थे घर खरीदने। दलवी ये पुलिस को बेवकूफ समझ रहे हैं। मुझे आज के आज इस पीसीओ का चिट्ठा चाहिए जहां से मनीषा को कॉल आया करता था। अरे सुनो, इस नंबर पर तुम्हारे यहाँ से एक आदमी दिन में 10 बार फोन करता है। कौन करता है पहचानते हो? दिन में 100 आदमी लोग तो आते हैं साहब, याद रखना तो मुश्किल है वैसे। आज से हर किसी का चेहरा देखना और याद भी रखना है। जी साहब। तुम यहाँ कैसे? वो सब स्टेट एजेंसी का ऑफिस है मेरा यहाँ पे। चलूँ मैं साहब? तावड़े एक काम करो, 24 घंटे इसके ऊपर नजर रखो। हर मिनट की रिपोर्ट मुझे चाहिए। कौन था वो? काय के लिए झगड़ा कर रहा था? पता नहीं यार, माल लेके गया, पैसा नहीं दे रहा है। कितना माल लिया था? सर 15 टाइल्स और 2 बोरी सीमेंट मैंने खुद अपने हाथों से भिजवाई थी। कौन से एड्रेस पे भेजा था सामान? मुलुंड में कोई परम सिंह कोऑपरेटिव सोसाइटी है सर, वहीं पे भिजवाई थी। परम सिंह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। आपके पास आपके घर की कोई एक्स्ट्रा चाबी तो होगी ना? जी हाँ। पूरे घर की तलाशी ले लो। सर सर ये देखिए, यहाँ पे कुछ काम हुआ है। तुरंत खुदाई करवाओ। सर तावड़े सर देखो जरा। हाँ क्या ये वही आदमी था? हाँ साहब, इन्होंने मोबाइल दिया था। हाँ साहब, यही आदमी था। इसने मुलुंड चेक नाका से टैक्सी की थी। मैं एकदम से अकेली पड़ गई, कोई सहारा नहीं था। शैलेश भी 2 साल तक कुवैत से वापस नहीं आता था। जब मैं नया घर ढूंढने गई तब मैं हारून से मिली। वो मुझे और मेरी जरूरतों को समझता था।
एक दिन मैंने हारून को घर पे ही बुला लिया, तो तानी कैसे समीर ने हमें देख लिया और मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैं उसके साथ, तो वो शैलेश को सब कुछ सच सच बता देगा। वो हर दूसरे दिन मेरा फायदा उठाने लगा। समीर सारी हदें पार कर चुका था। फिर मनीषा ने मुझे शैलेश और समीर की मीटिंग के बारे में बताया। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और ये मौका मैं नहीं खोना चाहता था। शैलेश मुझसे बदला ले रहा था, हर वक्त बस पैसे के बारे में पूछ रहा था, जबकि वो पैसे मैंने और हारून ने खर्च कर दिए थे। फिर मैंने प्लान किया और शैलेश को घर दिखाने के बहाने बुला लिया। सर ये है लिविंग रूम और सामने किचन, आइए ना। मैंने पहले से ही पूरी तैयारी करके रखी थी। मनीषा शैलेश को लेकर जैसे ही उस घर में पहुंची, मैंने उसी रॉड से शैलेश को मारा जिस रॉड से मैंने समीर को मारा था। गड्ढा भी मैंने पहले से ही खोद के रखा था। शैलेश की लाश और वो आयरन रॉड मैंने वहीं पे दफना दी। ऊपर से सीमेंट लगाया और मजदूरों को बोल के उस पर टाइल्स लगवा दी। मैं आधी रात को मनीषा के घर पहुंचा, फिर बाहर से उसे लॉक कर दिया ताकि उस पर कोई शक न करे, और छुपते हुए वहाँ से निकल गया। सब्र संतोष कम में गुजारा, ये सारी बातें शायद आज आउट ऑफ फैशन हैं और अक्सर पैसे की चमक इन सब बातों को फीका साबित कर देती है। और शायद यही वजह है कि सैकड़ों लोग अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर रहने को मजबूर हैं, सिर्फ एक ही चाह में कि उनके घर वालों को बेहतर जिंदगी मिले। लेकिन अक्सर इसमें सांसारिक सुख तो मिल जाता है, पर बाकी जरूरतों की अनदेखी हो जाती है। शादी ब्याह परिवार त्योहार सब चीजों से दूर बस पैसा कमाने की मजबूरी रह जाती है, जो कई बार जन्म देती है उन समस्याओं को जो इंसान को ना चाहते हुए भी जुर्म की तरफ धकेल देती है। और ऐसा ही कुछ हुआ शैलेश और मनीषा की जिंदगी में। शैलेश कुवैत में अपने परिवार के प्यार के लिए तरसता रहा और यहाँ मनीषा ने अपनी जरूरत के लिए कुछ और ही रास्ते चुन लिए, और इस सब की सजा मिली उस मासूम बच्ची रिया को जिसकी कोई गलती नहीं थी, और आज वो बिना माँ बाप के जीने को मजबूर है। मनीषा और हारून को शैलेश और समीर के कत्ल में आईपीसी की धारा 302 और 304 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और रिया को सरकारी अनाथालय में भेज दिया गया है। जरूरी है कि इंसान जरूरत और लालसा में फर्क समझे, तभी वो जुर्म और अनहोनी से दूर रह सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।